नमस्कार मित्रों, हम एक बार पुनः आपके सामने में कुछ ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इससे पूर्व भी मेरा कुछ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अगले कदम की ओर चलते हैं। चलिए, मेरा प्रश्न है 600 मीटर से ऊंचे उठे भूभाग को कहते हैं पर्वत, पठार, मैदान, सभी। आपका सही आंसर होगा पर्वत। आपका सही आंसर होगा पर्वत। आइए हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स का डिस्कशन कर लें। इस तरह से अगर हम पर्वत बना लें, देखें इस तरह से पर्वत अगर ये बना लें तो हम देखते हैं क्या है, ये पर्वत का नीचे का जो है बेस या थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे का आधा चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते ये संकुचित हो जाता है। ऊपर की आकृति को देखते हैं, नुकीला बन जाता है पर्वत में, और ये खड़ी ढाल वाली होती है। ये भी याद रखेंगे, ये खड़ी ढाल वाली होती है। पर्वत का जो आकृति होता है उसमें अगर ध्यान देंगे उसकी ढाल जो होती है खड़ी होती है। पहला ये याद रखें, उसका आधार जो है, आधार की चौड़ाई अधिक होती है। आधार से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, शिखर की तरफ जाते हैं, तो उसकी चौड़ाई में देखें यहाँ कमी होती चली जा रही है। तो इस तरह से इसे याद रखें। यह एक प्राकृतिक ऊंचाई है, मानव निर्मित यह ऊंचाई नहीं होता, प्रकृति के माध्यम से, इसलिए प्राकृतिक ऊंचाई होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, तापमान की कमी होने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर आपको हिम मिलेगा, ठीक है ना। पर्वत के ऊपरी भाग में सबसे ऊंचाई पर जो है आपको हिम, कुछ बर्फ मिलते हैं, वह हिम श्रेणी आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। एक बात और है, यह पर्वतीय भाग जो होते हैं वह कृषि के लिए उतना अनुकूल नहीं होता है, कृषि यहाँ बहुत कम होता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, यह मानव के आवास के अनुरूप भी अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको जनसंख्या भी बहुत कम मिलेगी। मैं और भी एक बात बताऊं तो ये पर्वत जो होते हैं श्रृंखला में होते हैं। श्रृंखला में इस तरह से, अगर मान लीजिए पहली श्रृंखला, ठीक इसके नीचे मान लीजिए दूसरी श्रृंखला है, तो इस तरह ये पर्वत जो है श्रृंखलाओं के रूप में भी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पर्वत से जुड़े हैं, जो याद रखेंगे, आपके प्रश्न में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अपर्दन दूत हैं जल, वायु, हिम या बर्फ, सभी। आपका सही आंसर होगा सभी। ये जो जल है, वायु है, हिम है, इसको अपर्दन दूत कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ बात बता दूं कि जैसे यह मेरा माउंटेनस एरिया है, ठीक है, और इसके कुछ भाग जो है टूट टूट करके बिखर रहे हैं, ये टूट गए हैं, मान लीजिए टूट करके यहाँ पर बिखरे हुए। ये टूटे हुए भाग को, ये एजेंट की बात है, ये इरोजनल एजेंट जो होते हैं, जैसे जल हो गया, वायु है, हिम है, इसके माध्यम से यह क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, इसका परिवहन होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ से जाता है। वह टूटा हुआ जो सेल होता है, किसी या पर्वत या पहाड़, पठार, मैदान जो भी हो, उसका जो टूटा हुआ जो सेल होता है, वह सेल क्या होता है, एक जगह से अपरदित होकर के या दूसरे जगह जाता है, या अपर्दन का जो माध्यम होगा वह जल हो सकता है, जल के थ्रू बह करके वह दूसरी जगह आ जाए। दूसरा वायु होता है, वायु से बह करके उड़ करके दूसरी जगह आ जाए। हिम होता है, हिम से बह करके वह दूसरी जगह आ जाए। इस तरह से इसका परिवहन होता है, परिवहन होता है। इस परिवहन की क्रिया को जो है हम अपर्दन कहते हैं। एक बात और भी याद रखेंगे, यह बाह्य क्रिया, यह पृथ्वी बाहरी सतह पर होता है, इसलिए बाह्य क्रिया। आंतरिक क्रिया इसलिए नहीं कहा जाता है, आंतरिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं ज्वालामुखी और भूकंप को, ठीक है ना। यह जहां आकर के जमा हो जाती है एक जगह, मान लीजिए यह छोटी छोटी, यह जो सेल का टुकड़ा था वह आकर के एक जगह जमा हो गया, टूट करके पहले बिखरा, वह परिवहन होकर के एक जगह जमा हो गया। इसको निक्षेपण कहते हैं या डिपोजिशन, इसको निक्षेपण कहते हैं। परिवहन के माध्यम से जो जमा हुआ, जल, वायु, हिम के माध्यम से, दूसरा इसे निक्षेपण कहते हैं, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाकी पर्वत अवस्थित है। मोनाकी पर्वत अवस्थित है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। आपका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। मैं बता दूं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, ये जो मोनाकी पर्वत है प्रशांत महासागर में है और इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है, हिमालय पर्वत से भी काफी ऊंचा है। इसे याद रखेंगे, मोनाकी पर्वत के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न मेरा है, एंडीज पर्वत अवस्थित है। एंडीज पर्वत अवस्थित है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया। आपका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। मैं यहाँ आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि मैं यहाँ इस फिगर को बना रहा हूँ। इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैं उत्तरी अमेरिका है, नीचे में इस तरह से मैं सही ढंग से अगर ठीक तरह से इस तरह से खींच दूं तो ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तर अमेरिका। यहाँ पर आपका रॉकी गया है, रॉकी पर्वतमाला, और यहाँ पर जो है ये एंडीज है। रॉकी उत्तर अमेरिका में है,
उत्तर अमेरिका में है, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में रॉकी है। और ये जो आपको मैं बता दूं, एंडीज पर्वत की लंबाई सबसे अधिक है, एंडीज पर्वत की लंबाई सबसे अधिक है। इसके बाद जो है रॉकी पर्वत है जो उत्तर अमेरिका में है, और इसके बाद हिमालय का स्थान आता है। तो इसे याद रखेंगे, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत है और दक्षिण अमेरिका में जो है एंडीज पर्वतमाला है। जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हो, उसे किस पर्वत की श्रेणी में रखा जा सकता है? जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शंक्वाकार हो, उसे किस पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है? उसे बलित पर्वत की श्रेणी में रखा जा सकता है। याद रखेंगे, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ हो और शिखर शंक्वाकार हो, उसे किस पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है? उसे बलित पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 200 मीटर से कम ऊंचे उठे भूभाग को कहते हैं, 200 मीटर से कम ऊंचे उठे भूभाग को कहते हैं मैदान, पठार। मैदान और पठार इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर होगा मैदान। एक बात और याद रखिए, यह 200 मीटर से तो यह कम होता ही है, यह भी याद रखना होगा। ये मैदान जो है 200 मीटर से जो है कम होता है, ये चीज़ आपको रखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैदान जो है बहुत ही उपजाऊ होता है, यहाँ पर की फर्टिलिटी बहुत अधिक होती है, लोग होता है। फर्टिलिटी के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, परिवहन का साधन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर का यहाँ संसाधन, एग्रीकल्चर को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। संसाधन के मामले एग्रीकल्चरल संसाधन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्लेस होता है। मैं बता दूं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जो भारत में है, बहुत बड़ा मैदान है। यह जो है काफ़ी अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है, रहती है। उसी तरह यांगत्से नदी का मैदान जो है वह चीन में है। याद रखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में, यांगत्से नदी का मैदान जो है चीन में है। इन चीज़ों को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तखंड या हार्स्ट और ग्रोवन द्रोणिका भ्रंश आदि, उत्तखंड या हार्स्ट और ग्रोवन द्रोणिका भ्रंश आदि किस पर्वत में देखे जाते हैं? भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, बलित पर्वत, सभी। इसका आंसर होगा भ्रंशोत पर्वत। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि माउंट किलिमंजारो किस पर्वत का उदाहरण है? माउंट किलिमंजारो किस पर्वत का उदाहरण है? बलित, भ्रंशोत, ज्वालामुखी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ज्वालामुखी। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ बात आपको बता दें कि आपकी जो बुक में जो बताया गया उसको ध्यान में रखते हुए याद रखेंगे कि पर्वत जो 3 तरह के ही होते हैं। एक बलित पर्वत हो गया, एक भ्रंशोत पर्वत हो गया, एक ज्वालामुखी। बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी 3 तरह के ही पर्वत है, याद रखेंगे। भ्रंशोत, बलित पर्वत और ज्वालामुखी। बलित पर्वत की बात करें तो बलित पर्वत जो है इस आकार का, ठीक है ना, अभिनति अपनति, ये ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे इस तरह से, अभिनति अपनति इस क्रम में जो रहता है, ये बलित पर्वत के उदाहरण है। मुड़े हुए रहते, ऊपर उठे हुए, मुड़े हुए, ऊपर उठे हुए, मुड़े हुए, ये बलित पर्वत के आपके उदाहरण है। ये बलित पर्वत के उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बलित पर्वत कहते हैं। अब एक बात और भी यहाँ याद रखना है, क्या, ये तो बलित पर्वत होगी। दूसरा बात क्या है, ज्वालामुखी पर्वत, जो नीचे से पृथ्वी के अंदर से जो है मैग्मा जब निकलता है उससे जो पर्वत का निर्माण होता है फटने के बाद, उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत का ही है, ये प्लेट के कारण ये बनता है, उसका आपको पढ़ना नहीं है, इतना याद रखें, ये भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, ये याद रखना जरूरी है। उत्तखंड, हार्स्ट या ग्रोवन द्रोणिका आदि से पर्वत मिलते। एक बात और, आपकी किताब में जिस बात का जिक्र किया गया, मैं उस फैक्ट्स को थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से? हिमालय, ठीक है ना, अरावली, ये दोनों जो है भारत में है। हिमालय भारत और नेपाल दोनों में है, इसे याद रखें। बलित पर्वत के उदाहरण है अल्पेशियन, उत्तरी अमेरिका में, यूराल, रूस में, और भी पर्वत है, लेकिन इन पर्वत को याद रखें। हिमालय भारत और नेपाल में जो है, अरावली भारत में है, ये बलित पर्वत के उदाहरण। अपलेशियन उत्तर अमेरिका में बलित पर्वत के उदाहरण। यूराल रूस में, ये बलित पर्वत के उदाहरण है। आइए भ्रंशोत पर्वत के बारे में देखिए। राइन घाटी हो गया, जैसे बाजेस पर्वत हो गया, ये यूरोप में है और भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण के लिए फिर मैं रिपीट कर दूं, राइन घाटी, बाजेस पर्वत यूरोप में है, ये भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण। फ्यूजियामा जापान में, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण। तो आप यहाँ इसे याद कर लेंगे थोड़ा सा, इसलिए ये पूछा जा सकता है ये पर्वत किस पर्वत के उदाहरण, भ्रंशोत पर्वत की कि ज्वालामुखी की पर्वत। अगर इस तरह से इन चीजों, इन फैक्ट्स को, अगर इन सामग्री को आप सही ढंग से याद कर लें, आपके कई क्वेश्चन जो पर्वत से होते हैं बने हुए होंगे, आप वो आसानी से कर सकते हैं। और भी समझ अगर बढ़ाना हो तो बुक का आप संपर्क करें।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल के संग्रहागार कौन है? जल के संग्रहागार कौन है? पर्वत, नदी, भूमि में से कोई नहीं। आपको याद रखना होगा पर्वत, ठीक है ना, याद रखिएगा। जल के संग्रहागार कौन है? तो याद रखेंगे पर्वत। वेदिकाएं कृषि होती है, मैदानी और पर्वतीय इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा पर्वतीय, ठीक है। पर्वत से जुड़े हुए कुछ बात को मैं बता दूं। जो पर्वत, माउंटेन आप जिसके बारे में बोलते हैं, वहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ मिलती है जो बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरा, कई तरह के जीव जंतु भी मिलते हैं वहाँ पर, जो तरह तरह के एनिमल्स जो मिलते हैं वह भी मिलते हैं। वहाँ का उस वातावरण के अनुरूप जो होता है वो मिलता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में ग्लाइडिंग, हैग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग ये प्रमुख खेल हैं। याद रखेंगे, ये पर्वतीय क्षेत्र के ये इंपॉर्टेंट खेल हो गए। पैराग्लाइडिंग, हैग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखेंगे पर्वत के साथ साथ। और वहाँ का जो जनजीवन है, वहाँ जो पर्वत पर कम संख्या में जो है आपको वहाँ जनसंख्या मिलता ही नहीं है, कम है, बहुत कम है, ताकि वहाँ का जो पर्यावरण है वह मानव के अनुकूल उतना नहीं होता, इसलिए लोग वहाँ कम बसते हैं। एग्रीकल्चर उस अनुरूप होता नहीं है, इसके आजीविका का बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत नहीं है, इसलिए वहाँ पर पर्वत पे इन सब चीज़ों, लेकिन फिर भी वहाँ वनस्पतियाँ, जीव जंतु ये अनेक तरह के वहाँ मिलते हैं। और इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे पर्वत से जुड़े फैक्ट को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार। ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार और डी इनमें से कोई नहीं, आपका सही आंसर होगा तिब्बत का पठार। यह पठार जो है वह 4000 से 6000 मीटर है, ऊंचा उठा है। 4000 से 6000 मीटर के बीच बताया जाता है, तिब्बत का पठार है। एक बात और याद रख लें कि पठार जो है वह प्राकृतिक संसाधन के मामले में बहुत भरपूर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी पाया जाता है। इसलिए अफ्रीका का जो पठार है वह सोना और हीरा के लिए, यानी गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है, अफ्रीका का पठार, ठीक है ना। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार, यह लोहा, कोयला और मैग्नीज, भारत में अवस्थित है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर आपको लोहा, कोयला, मैग्नीज मिलता है। दक्कन का पठार भारत से जुड़ा हुआ है। अगर भारत की मैप को देखें, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे, तो लगभग इस एरिया में आपको इस आकृति में इस तरह से ये दक्कन के पठार आपको मिल जाएंगे। ये दक्कन के पठार हैं, दक्कन के पठार, इस तरह से ये पठार भी है, प्राकृतिक संसाधन के मामले में भरपूर है। इसके अलावा पठार से एक चीज और बता दें, यहाँ पर एक बात और, जलप्रपात का, जहाँ पठार होता है जलप्रपात अधिक मिलता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो आपके बुक में जिक्र किया गया उसको याद रखेंगे, जैसे हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। जोग जलप्रपात आपकी किताब में नाम है जोग, या इसको गरसोपा के नाम से भी जानते हैं, जोग भी बोलते हैं, गरसोपा की नदी। यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, शरावती नदी पर कर्नाटक में, इसे भी याद रखेंगे, शरावती नदी पर कर्नाटक में है। और एक बात चलते चलते एक बात और भी इंपॉर्टेंट है जो आपकी किताब में बुक में जिक्र है, रस्सी से बना हुआ पुल है अरुणाचल प्रदेश में, रस्सी से बना हुआ पुल है अरुणाचल प्रदेश में। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जो गलतियां होगी हमारे इस फैक्ट्स को देने में, उसे क्षमा करेंगे। और अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलेंगे, ताकि मैं आपका जो है पूरा सिलेबस कर सकूं। मेरी भरपूर कोशिश होगी, मेरे साथ बने रहिए, मैं यही आशा करता हूं। धन्यवाद आपको।